हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा से घर पर चलता होगा और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं क्लास 9th का चैप्टर 1 जीव विज्ञान का हम थ्योरी समाप्त कर दिए हैं। हम अपना संस्था पे तरंग ऑनलाइन स्टडी पे हम लोग क्या कर दिया है, जो थ्योरी को पूरा समाप्त कर दिए हैं। और आप लोगों को बोले थे जो आप लोगों को A to Z ऑब्जेक्टिव लगाएंगे चैप्टर 1। चैप्टर 1 क्या है? तो कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का लगाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोगों को ये बात हम बताए थे, जो आप लोगों को पूरा ऑब्जेक्टिव जो हम लगाएंगे एकदम किताब को अध्ययन करके और किताब को पढ़ के और जितना भी अभी तक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है सारा लगाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई एवं बहन, आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। आप लोग क्या करते हैं, छोटा सा वीडियो रहता है फिर भी थोड़ा ही वीडियो को देखते हैं और इसके बाद यहाँ से चले जाते हैं और फिर समझ में नहीं आएगा तो बोलोगे कि जो कोशिका का जो चैप्टर का सर आप ऑब्जेक्टिव लगाए वे हमें अच्छा से समझ में ही नहीं आया। तो इसीलिए क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है और पूरा वॉच करना है। इसके बाद आप लोगों को नहीं समझ में आए तो बोलना है। वैसे तो थ्योरी हम कंप्लीट करवा दिए हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, ज़्यादा डिटेल से नहीं बताएंगे। जहाँ बताने का बात आएगा वहाँ पर बताएंगे, क्योंकि आप लोगों को पूरा थ्योरी हो चुका है। तो आप लोग थ्योरी पढ़ लिए होंगे, तो आप लोग जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लगाओगे तो मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है कि आप लोगों को इसमें से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। एक दो ऑब्जेक्टिव ऐसा होगा जो नहीं बनेगा तो वहाँ पर भी हम समझा देंगे। जहाँ जहाँ समझाना होगा वहाँ पर हम समझाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग तो जानते ही हो, जो हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं पूरा डिटेल से। तो अगर आप लोग भी चाहते हो तरंग ऑनलाइन स्टडी कोचिंग को ज्वाइन करना तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और एकदम टाइप बाय टाइप पूरा सिलेबस ख़त्म किया जाएगा टाइम से, और टाइम से उसका रिवीजन भी होगा और इसके बाद पूरा प्रॉपर नोट्स के साथ दिया जाएगा। और नोट्स किसी का नहीं रहेगा कॉपी पेस्ट, तरंग ऑनलाइन स्टडी का खुद का नोट्स तैयार किया हुआ दिया जाएगा। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और क्या करते हैं, जो चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। और फुल्ली मैं गारंटी देता हूँ, अगर ये सब ऑब्जेक्टिव कर लिए तो कोशिका का अब ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इतना पढ़ लिए इनफ है आप लोगों के लिए, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो चलो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा से हम पीपीटी बनाए हैं और पूरा पीपीटी को तैयार किए हैं। और जहां हमें लिख के बताने का बात आएगा वहां पे हम लिख के भी बताएंगे। इसीलिए आप लोग वीडियो को पेशेंस बना के और शांति से पूरा वीडियो को वॉच करना, तभी आप लोगों को मज़ा आएगा देखने में वीडियो। तो चलो बाबू, हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कोशिका से है। अगर आप लोगों को बनता है तो बहुत खुशी का बात है, अगर नहीं बनता है तो समझने का प्रयास कीजिए। अगर हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा और इसको लिख भी लीजिएगा। ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास 9th के भी व्यू से। और कोशिका का कोई भी एग्जाम भी हो उसमें भी कोशिका पूछा जाता है, तो इसी सब में से ऑब्जेक्टिव मिलता जुलता पूछता है। तो इसीलिए एग्जाम के भी व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो चलो हम क्या करते हैं, कोशिका का चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लगाने का शुभ आरंभ करते हैं, यानी स्टार्ट करते हैं लगाने का। तो देखो ध्यान से बाबू, सबसे पहले क्या लिखा गया है, जो पहला देखो क्वेश्चन लिखा गया है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो आप लोग एक बात जानते हो, जब हम चैप्टर 1 पढ़ाए थे, चैप्टर 1 पढ़ाए थे, तो आप लोगों को ये बात हम बताए थे बाबू, जो कोशिका जो होता है, कोशिका चैप्टर में ये हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई, हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है। तो हम लोगों को याद रखना, हमारे शरीर के सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है, तो याद रखना किसको कहा जाता है, तो कोशिका को कहा जाता है, कोशिका को कहा जाता है। अगर कहे कोशिका को और क्या कहा जाता है, तो कोशिका को हमारे जीवन का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है।
ये बात को याद रखना है। अब आप लोगों को ये भी बात हम बताए थे, कोशिका का खोज किसने किया था, फिर जीवित कोशिका का खोज किसने किया था। तो जहाँ जहाँ जो बात आएगा सब हम बताते जाएंगे। तो चैप्टर 1 हम स्टार्ट किए हैं क्या, कोशिका, तो इसका थ्योरी हो चुका है। तो चलो ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं। देखो पहला ऑब्जेक्टिव बोल रहा है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो आप लोगों को बाबू ये बात हम बताए थे, राइबोसोम, क्या बताए थे, राइबोसोम। तो राइबोसोम का अनुपस्थिति, यहां ध्यान दो, यहां गौर से ध्यान दो, अनुपस्थिति, अनुपस्थिति का मतलब कोशिका में अगर राइबोसोम नहीं रहेगा तो कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, कौन सा कार्य नहीं होगा कोशिका में। तो देखो ये बात याद रखना, राइबोसोम का सबसे पहले कार्य क्या है, तो आप लोगों को हम लिखा दिए हैं राइबोसोम का कार्य में। जो राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। क्या कार्य होता है, प्रोटीन संश्लेषण करना। तो अगर राइबोसोम नहीं रहेगा कोशिका में तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य संपादित नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण। अब चलो हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, 2 नंबर ऑब्जेक्टिव। देखो बाबू 2 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है, सो देखो गौर से, देखो 2 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, सो देखो ध्यान से। देखो बोल रहा है 2 नंबर ऑब्जेक्टिव, जो जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं, बोल रहा है जंतु कोशिका। जंतु मतलब कहे तो जीवित कोशिका नहीं कह सकते हम, जीव का कोशिका, समझ में आ गया ना, जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है कोशिका भित्ति की कोशिका झिल्ली की टोनोप्लास्ट की केंद्रक झिल्ली। तो देखो यहाँ पे हम जंतु कोशिका लिए हैं, तो जंतु कोशिका को जो सबसे बाहरी झिल्ली होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सो जानते हो, कहेंगे कोशिका झिल्ली, सबसे बाहरी झिल्ली कोशिका झिल्ली। लेकिन यही बोलेगा जो पादप कोशिका का, तो पादप कोशिका का कोशिका झिल्ली नहीं हो जाएगा। पादप कोशिका के ऊपर भी, कोशिका झिल्ली के ऊपर भी एक झिल्ली होता है जिसे हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं बाबू, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति कहा जाता है। तो आप लोगों को यह बात याद रखना, जो पादप कोशिका का अगर बोले सबसे ऊपरी झिल्ली तो हम लोग बोलेंगे कोशिका भित्ति। अगर बोले जो जंतु कोशिका का सबसे ऊपरी झिल्ली तो क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली। ये बात क्या रखना है, याद रखना है। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे एक जंतु कोशिका का फिगर लिए हैं और समझाने का प्रयास किया है। तो देखो इसका जो सबसे ऊपरी परत है ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, तो कोशिका झिल्ली। जंतु कोशिका का सबसे ऊपरी परत कोशिका झिल्ली का ही बना होता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इसमें क्या होता है, जो पूरा इसमें कोशिका द्रव्य भरा होता है, इसको दिखाया गया है। इसमें देखो इसके बाद और क्या होता है, सो देखो ये जो दिखाई पड़ रहा है ये वाला फिगर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं गोल्जी काय कहते हैं। इसमें और क्या होता है, तो लाइसोसोम भी पाया जाता है जंतु कोशिका में। इसके बाद इसमें ये वाला जो फिगर दिखाई पड़ रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ईआर कहते हैं। क्या कहते हैं, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अंतःप्रदवी जालिका भी 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, एक क्या होता है, चिकनी ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है खुरदरे अंतःप्रदवी जालिका, एक होता है खुरदरे अंतःप्रदवी जालिका, खुरदरी ईआर। तो अब देखो ध्यान से, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका में राइबोसोम नहीं पाया जाता है। अगर पूछेगा चिकनी अंतःप्रदवी जालिका में राइबोसोम पाया जाता है तो नहीं पाया जाता है। अगर बोलेगा खुरदरे अंतःप्रदवी जालिका में राइबोसोम उपस्थित होता है तो हाँ बोलोगे कि राइबोसोम उपस्थित होता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, जो खुरदरे अंतःप्रदवी जालिका में राइबोसोम उपस्थित होता है तो बोलोगे हाँ, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका में नहीं होता है। और बोलेगा जो अंतःप्रदवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने प्रकार होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे 2 प्रकार होता है, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका और खुरदरे अंतःप्रदवी जालिका। अब देखो ध्यान से, और इसके बीच में एक मध्य में एक केंद्रक होता है। देखो तो इसे, और केंद्रक में जो भी तरल पदार्थ भरा होता है उसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसके बाद इसके अंदर में, केंद्रक द्रव्य के अंदर में, इस केंद्रक के अंदर में केंद्रिका पाया जाता है। इसके बाद इसमें रिक्तिका भी पाया जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में रिक्तिका पाया जाता है।
किस में, जंतु कोशिका में। और पादप कोशिका में बहुत अधिक मात्रा में रिक्तिका पाया जाता है, ये बात याद रखोगे। इसके बाद क्या होता है, जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। इस प्रकार का आकार का होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो जंतु कोशिका में क्या होता है, पाया जाता है। और इसी में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में इस प्रकार का देखोगे जो होता है, इस प्रकार का आकार का, जिसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। इस प्रकार का आकार होता है, इस प्रकार का रहता है, उसे क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। ये कहाँ रहता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये बात क्या रखोगे, याद रखोगे। तो अब देखो ध्यान से, हम क्या बताएं, जो जंतु कोशिका का सबसे ऊपरी झिल्ली जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, तो कोशिका झिल्ली कहेंगे। लेकिन यही बोलेगा पादप कोशिका का सबसे ऊपरी परत, तो क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति हो जाएगा। ये बात को क्या रखोगे, याद रखोगे। इसके बाद अंतःप्रद बीजालिका दो प्रकार का होता है, चिकनी अंतःप्रद बीजालिका, खुरदरे अंतःप्रद बीजालिका। इसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें क्या होता है, एक इस प्रकार का संरचना पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो क्रिस्टी कहते हैं। ये बात को क्या रखोगे, याद रखोगे। इसके बाद इसी के अंदर में, केंद्रक के अंदर में गुणसूत्र भी पाया जाता है। तो ये सब बात को क्या रखना है, याद रखना है। अब चलो ध्यान से देखते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव लगाने का क्या करते हैं, जो प्रयास करते हैं। चलो देखो बाबू, अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, सो देखो गौर से। देखो अगला ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती हैं कहते हैं। देखो आप लोगों को यह बात बताए थे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर भी बताए थे। तो उसमें आप लोगों को बोले थे, जो यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, तो यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक के कंपैरिजन में ये बड़ा होता है और ये क्या होता है, तो छोटा होता है। ये बात तो आप लोग जानते हो। इसके बाद बोले थे, जो इसका लगभग 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक का आकार होता है इसका। किसका, तो यूकैरियोटिक का। अब प्रोकैरियोटिक का बोले तो इसको 1 माइक्रोमीटर से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक का इसका शेप होता है, यानी आकार होता है। ये बात आप लोग जानते हो। इसके बाद देखो ध्यान से, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, तो इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है। ये जो प्रोकैरियोट्स कोशिका है, इसमें झिल्ली नहीं पाया जाता है। और ये जो यूकैरियोट्स कोशिका है, इसमें क्या होता है, झिल्ली पाया जाता है। ये बात को क्या रखोगे, याद रखोगे। और यूकैरियोट्स कोशिका जो होता है, ये पादप और जंतु दोनों में होता है। ये भी बात क्या रखोगे, याद रखोगे। कौन सा, यूकैरियोट्स कोशिका पादप और जंतु दोनों में होता है। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे बोलना है वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है कहते हैं। तो आप लोगों को याद रखना, केंद्रक झिल्ली किस में नहीं पाई जाती है, तो प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोट्स। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखो अगला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, सो देखो अगला ऑब्जेक्टिव बोल रहा है, जो यहाँ पे किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है। तो अभी आप लोगों को बताएं, जंतु कोशिका में रसधानी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और पादप कोशिका में बहुत अधिक मात्रा में रसधानी पाया जाता है। ये बात को याद रखोगे आप लोग। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है। तो आप लोगों को याद रखना, जो पादप कोशिका में बड़ी रसधानी पाया जाता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हम पादप कोशिका का अगर इमेज ले तो यहाँ पे देख सकते हो पादप कोशिका का इमेज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पादप कोशिका में आप लोग देख सकते हो जो क्या सब लिखा हुआ है, सो हम थोड़ा बता देते हैं आप लोगों को। सो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पादप कोशिका में, जो इसमें भी क्या होता है, तो इसमें भी खुरदरे अंतःप्रद बीजालिका होता है, देख सकते हो। इसके बाद पादप कोशिका में भी लाइसोसोम होता है, जिस लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, तो आप लोगों को याद रखना, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है इसे। आत्महत्या की थैली। तो आप लोगों से पूछेगा आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को याद रखना, जो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। बोलेगा लाइसोसोम का खोज किसने किया था, तो बोलोगे क्रिश्चियन वैज्ञानिक था जिसका नाम था डी डवे। क्या नाम था, डी डवे।
क्रिश्चियन डी डवे ने किया था। किसने किया था? तो क्रिश्चियन डी डवे ने। ये बात क्या रखोगे, याद रखोगे। पूछेगा लाइसोसोम का खोज किसने किया था, तो बोलेंगे क्रिश्चियन डी डवे ने। बोलेगा लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, तो हम लोगों को याद रखना आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। अब देखो जो पादप कोशिका में भी चिकनी अंतःपरदवी जालिका क्या है, मौजूद है। इसके बाद देखो पादप कोशिका में भी कोशिका द्रव्य मौजूद है। इसके बाद पादप कोशिका में क्या है, तो हरित लवक है, लेकिन जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होता है। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होता है। आप देखो बाबू, इसके बाद बोल रहा है जो हरित लवक को इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसके बाद देखो जो हरित लवक में क्या पाया जाता है, तो थाइलोक्वाइड प्रदर्शित करते हैं। इसमें थाइलोक्वाइड नामक संरचना पाया जाता है। आप देखो जो इस पादप कोशिका में भी केंद्रक पाया जाता है। इसके बाद पादप कोशिका में भी गोल्जी उपकरण पाया जाता है और केंद्रीय झिल्ली भी पाया जाता है। इसके बाद प्लाज्मा झिल्ली भी पाया जाता है, बाह्य कोशिका भी पाया जाता है, कोशिका भित्ति भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियन भी पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है। लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है और जंतु कोशिका में हरित लवक भी नहीं पाया जाता है। ये भी बात को क्या रखोगे, याद रखोगे। देखो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कुछ ही डिफरेंट है, ज्यादा का अंतर नहीं है। ये भी बात को क्या रखोगे, याद रखोगे। और जंतु कोशिका में रसधानी कम मात्रा में पाया जाता है और पादप कोशिका में रसधानी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो देखो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। अब अगला पर चलते हैं। ये भी बात क्या रखोगे, याद रखोगे। जो लाइसोसोम का खोज क्रिश्चियन डी डवे ने किया था। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो पांचवा ऑब्जेक्टिव बोल रहा है, देखो ध्यान से देखना है। थोड़ा हम जानते हैं जो आप लोगों को बोर फील होता होगा, क्योंकि हम डिटेल से बताते हैं, आप लोगों को पढ़ा दिए हैं तो आप लोगों को बोर फील होता होगा। लेकिन जो बच्चा नहीं पढ़ा है वे भी तो इस वीडियो को देखता होगा, तो उसे तो थोड़ा समझाना जरूरत है, इसीलिए हम समझा रहे हैं। चलो हम थोड़ा फास्ट करने का प्रयास करते हैं। देखो बोल रहे हैं जीन बने होते हैं, तो हम आप लोगों को बोले थे जो डीएनए का क्रियात्मक खंड क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। डीएनए का, इस डीएनए का क्रियात्मक खंड क्या, क्रियात्मक खंड, डीएनए का क्रियात्मक खंड किसे बोला जाता है, तो आप लोगों को याद रखना जीन को बोला जाता है डीएनए का क्रियात्मक खंड। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है जीन बने होते हैं, तो आप लोगों को याद रखना जो जीन किसका बना होता है, तो डीएनए के खंड से क्या बनता है, तो जीन बनता है। इसीलिए हम यहाँ पे लिखे भी हैं जो डीएनए के क्रियात्मक खंड किसे कहा जाता है, तो जीन को कहा जाता है। ये बात क्या रखोगे, याद रखोगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डीएनए के खंड से। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखो अगला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, सो देखो अगला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बोल रहा है जो कोशिका, क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है। यानी कोशिका जो वृद्धि करता है अपना आकार में हो या अपना अंदर में अनेकों प्रकार का उसके काम काज प्रक्रिया चलता है उसके अंदर में, कोशिका के अंदर में, तो उसमें जो वृद्धि करता है वे किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे आप लोगों को याद रखना ये जो नियंत्रित करता है ये कौन करता है, केंद्रक करता है उसको नियंत्रित। कोशिका में वृद्धि को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है, तो आप लोगों को याद रखना ये नियंत्रित करने का काम कौन करता है, केंद्रक करता है। आप लोग जानते हो अगर पादप कोशिका ले तो इसमें क्या हो जाएगा सबसे ऊपरी परत कोशिका भित्ति और उसमें भी मध्य में एक स्थित होता है क्या, केंद्रक। अब कौन बोला था मध्य में केंद्रक स्थित होता है, तो आप लोग जानते हो रॉबर्ट ब्राउन। कौन बोला था, रॉबर्ट ब्राउन क्या बोला था, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक बोला था जो कोशिका के मध्य में जो एक गोल सी संरचना पाया जाता है, गोलाकार संरचना पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, केंद्रक कहा जाता है। इन्होंने कौन सा वैज्ञानिक बोला था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने बोला था। ये भी बात याद रखोगे। और बोलेगा कि कोशिका का खोज किसने किया, क्या बोलेगा, कोशिका का खोज किसने किया, तो आप लोगों को याद रखना कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक सबसे पहले किया। कौन किया बाबू, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक सबसे पहले कोशिका का खोज किया, जो कहाँ का, अंग्रेज वैज्ञानिक था। क्या था, अंग्रेज वैज्ञानिक था। ये भी बात क्या रखोगे, याद रखोगे। ये कौन सा वैज्ञानिक था, तो अंग्रेज वैज्ञानिक था।
ये भी बात क्या रखना है, याद रखना है। आप देखो पूछेगा जो कोशिका का खोज किया कौन, रॉबर्ट हुक, वे कौन सा कोशिका का खोज किया, तो आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों याद रखना रॉबर्ट हुक जो कोशिका का खोज किया वह मरा हुआ कोशिका का खोज किया, यानी मृत कोशिका का खोज किया। तो बोलेगा मृत कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया, तो बोलोगे कौन, रॉबर्ट हुक ने किया। लेकिन डायरेक्ट बोल दे कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया, तो फिर भी बोलोगे क्या, रॉबर्ट हुक ने ही किया था। लेकिन बोल देगा जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो आप लोगों को याद रखना लुवेन हुक नामक वैज्ञानिक किया था। लुवेन हुक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका का खोज किया। किसका, तो जीवित कोशिका का। तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया बोलेगा, तो आप लोगों को याद रखना जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो लुवेन हुक नामक वैज्ञानिक ने किया। बोलेगा कितना ईस्वी में, तो याद रखना 1674 ईस्वी में लुवेन हुक नामक वैज्ञानिक ने किसका खोज किया, तो जीवित कोशिका का खोज किया। और बोलेगा डायरेक्ट कोशिका का खोज किसने किया, तो याद रखना 1665 ईस्वी में कौन, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया। लेकिन कौन सा कोशिका का, तो मृत कोशिका का। अगर यहाँ पे पूछेगा मृत कोशिका का खोज किसने किया, फिर भी रॉबर्ट हुक होगा। अगर बोलेगा कोशिका का खोज किसने किया, फिर भी रॉबर्ट हुक होगा। लेकिन बोलेगा जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो आप लोगों को याद रखना 1674 ईस्वी में लुवेन हुक नामक वैज्ञानिक जीवित कोशिका का खोज किया। अब बोलेगा जीवित कोशिका में कौन सा कोशिका, तो आप लोगों को याद रखना जीवाणु और प्रोटोजुआ का खोज किया। किसका, जीवाणु और प्रोटोजुआ, जीवाणु और यहाँ पे लिख देते हैं प्रोटोजुआ का खोज किया। कौन को, किस वैज्ञानिक ने किया, तो लुवेन हुक नामक वैज्ञानिक। इतना बात को क्या रखना है, याद रखना है। और एक वैज्ञानिक आया तो उन्होंने बोला मध्य में एक गोलाकार संरचना पाया जाता है जिसका नाम दिया केंद्रक। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो आप लोगों को याद रखना रॉबर्ट ब्राउन नाम है। ये भी बात क्या रखोगे, याद रखोगे। ये सब मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको एकदम दिमाग में बैठा लेना है। चलो बाबू अब अगला ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं। देखो अगला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, सो देखो बोल रहा है कोशिका भित्ति होती है। अभी बताए जो हम लोगों का जो कोशिका होता है उसका सबसे बाहरी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, तो कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, तो कोशिका झिल्ली कहते हैं। लेकिन यही बोलेगा जो कोशिका झिल्ली कहते हैं, लेकिन यही बोलेगा जो पादप कोशिका का क्या होता है, तो पादप कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वे किस चीज का बना होता है, तो कोशिका भित्ति का बना होता है। किस चीज का बना होता है, तो कोशिका भित्ति का बना होता है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे इसी बात को बोल रहा है जो कोशिका भित्ति होती है, तो कोशिका भित्ति होती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है जो कोशिका भित्ति कैसा होता है, तो आप लोगों को यह बात याद रखना जो कोशिका भित्ति पारगम्य होता है, मतलब कि जो किसी भी पदार्थ को आर पार आने जाने देता है। यह भी बात याद रखना है। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखो अगला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, सो देखो अगला ऑब्जेक्टिव बोल रहा है यहाँ पे 8 नंबर ऑब्जेक्टिव बोल रहा है जो कोशिका द्रव्य, क्या लिखा हुआ है बाबू, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित नालिकाओं के जाल को कहते हैं। बोल रहा है कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित नालिकाओं के जाल को कहते हैं। तो आप लोगों को याद रखना जो क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अंतःप्रदवी जालिका। और आप लोग जानते हो अंतःप्रदवी जालिका कितने प्रकार के होते हैं, अभी बताएं 2 प्रकार के होते हैं, खुरदरे अंतःप्रदवी जालिका और चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। चिकनी अंतःप्रदवी जालिका में राइबोसोम अनुपस्थित रहता है, मतलब नहीं पाया जाता है, और खुरदरे अंतःप्रदवी जालिका में राइबोसोम उपस्थित रहता है, यानी कि पाया जाता है। और राइबोसोम का कार्य क्या है, तो राइबोसोम का कार्य है मेरे प्यारे बच्चों प्रोटीन को संश्लेषण करना। ये बात को याद रखोगे। चलो आप अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। आप लोग जुनून में रहिएगा, ये नहीं जो जुनून टूट जाए। समझ में आ गया बाबू, बहुत कम ही ऑब्जेक्टिव लाए हैं, 40 से 45 ऑब्जेक्टिव है। इतना में पूरा कोशिका चैप्टर क्या है, समाप्त है। तो आप लोग पेशेंस बना के इस वीडियो को आराम से देखना, क्योंकि पढ़ाई जो होता है ना वे शांति में होता है। उस शॉर्ट वीडियो नहीं है जो ऐसे ऐसे करके देखते जाएंगे
और सब चीज दिमाग में आ जाएगा। भाई जैसे शॉर्ट वीडियो देखते हो तो दिमाग में सीधे शॉर्ट ही लगता है, क्योंकि उससे कुछ समझ में नहीं आता है। थोड़ा देर के लिए आपको लगता है जो हमें सब चीज आ गया, लेकिन थोड़ा देर के बाद भाई आपको क्या होता है जो तू खुद ही जानते हो। समझ में आ गया ना, जो कितना याद रहता है। तो इसीलिए पढ़ाई शांति से होता है। पढ़ाई ऐसे नहीं होता है जो सर आप कितना धीरे धीरे लगवा रहे हैं, कितना धीरे धीरे करवा रहे हैं, जल्दी जल्दी कराइए ना सर। तो ऐसे में आप कुछ नहीं समझ पाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसीलिए क्या करना है, जो इस वीडियो को पूरा वॉच करना है और शांति से देखते रहो। अभी घबराना नहीं है, सब ऑब्जेक्टिव लगाओ, तब देखो तुम्हारे अंदर में शक्ति कितना आता है भाई। समझ में आ गया। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखो अगला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है। सो देखो यहाँ पे बोल रहा है रंगीन प्लेस्टिड को कहते हैं। रंगीन प्लेस्टिड को क्या कहते हैं, तो आप लोगों को याद रखना, रंगीन जो प्लेस्टिड होता है उसे हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, रंगीन प्लेस्टिड को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या बोल रहा है। सो देखो ध्यान से देखो बाबू, अगला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बोल रहा है जो केंद्रक में, क्या आप लोग जानते हो, अभी हम बताए हैं जो कोई भी कोशिका होता है, तो अगर मान लो ये जंतु कोशिका है तो ये कोशिका झिल्ली है, इसके मध्य में गोलाकार रचना पाया जाता है जिसे केंद्रक कहा जाता है। आप लोग जानते हो इसमें जितना भी तरल पदार्थ पाया जाता है इसे हम कोशिका द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। और इसमें जितना भी तरल पदार्थ पाया जाता है, जो भी पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है, जो भी चीज पाया जाता है, केंद्रिका पाया जाता है, तो इसको तरल पदार्थ को, इसको हम अगर कहेंगे, इसको ऊपरी आकार को गोलाकार रचना पाया जाता है, इसे हम केंद्रक कह सकते हैं कि नहीं। तो चलो हम इसे बोल दिए क्या, केंद्रक बोल दिए, बोल दिए केंद्रक। आप देखो कोशिका द्रव्य और केंद्रक के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, तो जीव द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, जीव द्रव्य। क्या कहा जाता है, जीव द्रव्य। तो ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है जो जीव द्रव्य बना होता है तो आप लोग क्या बोलोगे, कोशिका द्रव्य और केंद्रक से क्या बनता है, तो जीव द्रव्य बनता है। अगर पूछ दे कोशिका द्रव्य और केंद्रक के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो जीव द्रव्य कहा जाता है। ये भी बात क्या रखोगे, याद रखोगे। लेकिन देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को कहते हैं। देखो अगर इसमें पाया जाएगा, किसमें, कोशिका में, इसमें किसमें, तो कोशिका द्रव्य में, तो कोशिका द्रव्य हो गया। आप देखो केंद्रक में अगर गाढ़ा द्रव्य पाया जाएगा, इसमें केंद्रक के अंदर में जो गाढ़ा द्रव्य पाया जाएगा तो इसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो केंद्रक के अंदर में पाया जाएगा तो इसे कहेंगे केंद्रक द्रव्य। क्या कहेंगे बाबू, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को कहते हैं। तो आप लोगों को याद रखना, इसे क्या कहेंगे, तो केंद्रक द्रव्य कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, केंद्रक द्रव्य कहेंगे। आप देखो ध्यान से अगला देखते हैं ऑब्जेक्टिव। देखो अगला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है। सो देखो यहाँ पे बोल रहा है अगला ऑब्जेक्टिव, इनमें कौन चयनात्मक पारगमय झिल्ली है। बोल रहा है इनमें कौन चयनात्मक पारगमय झिल्ली है। तो आप लोगों को याद रखना, चयनात्मक पारगमय झिल्ली बोलेगा है तो ये कोशिका झिल्ली है। कौन सा है, कोशिका झिल्ली है, जो जंतु कोशिका का सबसे ऊपरी परत है। कौन, कोशिका झिल्ली। ये किसका बना होता है, ये किस चीज का बना होता है, तो ये भी याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। अगर पूछेगा जो कोशिका झिल्ली बनी होती है तो हम लोग क्या बोलेंगे, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों से पूछा जाता है, तो इस भी बात को याद रखोगे। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या बोल रहा है। सो देखो अगला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बोल रहा है 12 नंबर। कहे तो कितना नंबर, 12 नंबर। अब देखो बाबू बोल रहा है निम्नलिखित तो कोशिकांगों में किसे आत्मघाती थैली कहते हैं। अभी आप लोगों को बताए जो आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बाबू, लाइसोसोम को कहा जाता है। और लाइसोसोम का खोज किसने किया, तो आप लोगों को बोले क्रिश्चियन। किसने, क्रिश्चियन डी डवे ने किया, क्रिश्चियन डी डवे ने किया, क्रिश्चियन डी डवे नामक वैज्ञानिक ने लाइसोसोम का खोज किया। और लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, तो आत्मघाती की थैली भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो लाइसोसोम हो जाएगा।
चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, सो देखो बाबू, देखो अगला ऑब्जेक्टिव बोल रहा है पौधों में, क्या बोल रहा है, पौधों में बोल रहा है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है। आदान प्रदान का मतलब क्या हुआ, अंदर आना बाहर निकलना, अंदर आना बाहर निकालना, यानी बोल रहा है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है। तो आप लोगों को याद रखना ये विसरण क्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बाबू, तो विसरण क्रिया द्वारा होता है। आप देखो ध्यान से अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ध्यान से देखते रहना भाई। चलो अगला ऑब्जेक्टिव देखो क्या बोल रहा है बाबू, जब किसी जीवित कोशिका को अति पराश्री विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। कोई भी जीवित कोशिका को हम अति पराश्री विलयन में डालेंगे तो क्या होगा, तो आप लोगों को याद होगा कोशिका क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। कोशिका कैसा हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या बोल रहा है। चलो देखो अगला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, पौधों के क्या लिखा हुआ है बाबू, तो लिखा हुआ है पौधे के मूल मतलब क्या हो जाएगा, जड़, क्या हो जाएगा बाबू, जड़ हो जाएगा। मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है। क्या बोल रहा है, पौधे के मूल मतलब क्या, जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है। तो आप लोगों को याद रखना ये किस क्रिया द्वारा होता है, तो ये होता है परासरण द्वारा। किस क्रिया द्वारा होता है, परासरण द्वारा। इस बात को याद रखना है और वीडियो को देखो भाई, देखते जाना है, छोड़ना नहीं है, छोड़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए क्या करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है। देखो आप बोल रहे हैं मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो आप लोग इसमें से बताओ, तो आप लोग बोलोगे सर मनुष्य का शरीर का सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, तंत्रिका कोशिका होता है। लेकिन एक बात जानते हो बाबू, ये बात गलत है। मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी कोशिका नहीं होता है तंत्रिका कोशिका, तो कौन सा होता है सर, तो सबसे लंबी कोशिका होता है। कौन सा, तंत्रिका कोशिका। ये बात को क्या रखोगे, याद रखोगे। हम यहाँ पे गलत टाइप कर दिए थे, बोलेगा बड़ी कोशिका क्या होता है, तो ओवम होता है। कौन सा होता है, ओवम होता है। ये बात को क्या रखोगे, याद रखोगे, ओवम 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 होता है, ओवम होता है। अंडाणु में जो ओवम पाया जाता है वे सबसे बड़ी कोशिका होता है मनुष्य के शरीर के। ये बात क्या रखोगे, याद रखोगे। आप देखो बाबू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होता है, तो तंत्रिका कोशिका होता है। और बताए थे इस पृथ्वी पर सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है, सॉरी सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है, तो आप लोग जानते हो शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये बात आप लोग जानते हो। और बोलेगा सबसे छोटा कोशिका कौन सा होता है इस पृथ्वी पर, तो आप लोग जानते हो माइकोप्लाज्म। कौन सा होता है, माइकोप्लाज्म। ये बात क्या रखोगे, याद रखोगे। माइकोप्लाज्म या माइकोप्लाज्मा ये होता है सबसे छोटा कोशिका इस पृथ्वी पर, और सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये भी बात क्या रखोगे, याद रखोगे। और बोलेगा सबसे लंबी कोशिका कौन सा होता है, कहाँ का, तो मनुष्य का। तो सबसे लंबी कोशिका कौन सा होता है, तो तंत्रिका कोशिका होता है। ये बात क्या रखोगे, याद रखोगे। अगर सबसे बड़ी कोशिका बोले किसका, तो मनुष्य का, तो कौन सा हो जाएगा, ओवम हो जाएगा। ये बात क्या रखोगे, याद रखोगे। चलो आप देखो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या बोल रहा है। सो देखो ध्यान से, अगला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बोल रहा है सेल। क्या बोल रहा है बाबू, सो देखो ध्यान से, बोल रहा है सेल। सेल कहे तो क्या, कोशिका। सेल का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था, तो आप लोगों को अभी पता है जो कोशिका का खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में अंग्रेज नामक वैज्ञानिक जिसका नाम था क्या, रॉबर्ट हुक ने किया था। तो यहाँ पे बोल रहे हैं सेल का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था, तो कौन हो जाएगा, तो याद रखना कौन हो जाएगा, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक। कितना ईस्वी में, तो 1665 ईस्वी में। लेकिन कैसा कोशिका का खोज कर दिया था, तो मृत कोशिका का खोज कर दिया था। कैसा कोशिका का बाबू, तो मृत कोशिका का खोज कर दिया था। बार बार इसको हम इसीलिए लिखते हैं जो आप लोग वीडियो भी देख ले तो आप लोगों को इतना बात याद हो जाए। चलो बाबू अब अगला ऑब्जेक्टिव को हम देखते हैं। 18 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, सो देखो देखो 18 नंबर ऑब्जेक्टिव बोल रहा है यहाँ पे जो केंद्रक की खोज
सर्वप्रथम किसने की थी? तो अभी बताए जो कोशिका के मध्य में गोल सी रचना पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रक। तो इसका खोज किसने किया? तो अभी हम नहीं बताए बाबू, जो रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया। किसका खोज? तो किसका? तो केंद्रक का खोज। तो यहाँ पे कहाँ पे है रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक? तो यहाँ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो रॉबर्ट ब्राउन। ये बात को याद रखना है। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या बोल रहे हैं बाबू। देखो अगला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है पुरकिंजे। क्या लिखा हुआ है? पुरकिंजे। बोल रहा है जो पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? तो आप लोगों को याद रखना, पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग का खोज किया? तो आप लोगों को याद रखना, जीव द्रव्य का भाग का। किसका खोज किया? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य किससे बना होता है? किसका सम्मिलित रूप है? तो आप लोग बोलोगे कोशिका द्रव्य। किसका? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य और प्लस केंद्रक के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? केंद्रक। क्या होता है बाबू? केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। सॉरी, क्या होता है बाबू? तो केंद्रक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, जो यहाँ पे केंद्रक होगा। तो पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? तो देखो जीव द्रव्य का खोज किया था। जो क्या बनता है? जीव द्रव्य हम किसका सम्मिलित रूप कहते हैं? तो आप लोगों को याद रखना, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? तो जीव द्रव्य कहा जाता है। ये भी बात क्या रखोगे? याद रखोगे बाबू। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। भाई एनर्जी में रहना, अभी जाना नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत एनर्जी है। तो आप लोगों के पास भी एनर्जी रहना, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ तो हमें इतना एनर्जी है, लेकिन आप लोग अगर एनर्जी डाउन हो गया तो फिर गलत बात है। इस बात को क्या रखना है? याद रखना है। मेरा पूरा वीडियो को वॉच करते जाना है। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं। तो ये समझ गए। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्या है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव बन जाता होगा, और ऑब्जेक्टिव बन जाता है तो उसे क्या होता है, वीडियो को धीरे धीरे देखने में मज़ा नहीं आता है। ये बात हम समझ सकते हैं, लेकिन क्या करोगे, जिससे अगर ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनता है वे थोड़ा वीडियो को फास्टिंग करके देख लो। चलो बाबू देखो ध्यान से। बोल रहे हैं कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आप लोगों को हम बता दिए हैं थियोरेटिकल क्लास में, थ्योरी क्लास में, जो आप लोगों को जो कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, किसने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक दिया। जो स्लाइडेन क्या था? तो स्लाइडेन वनस्पति वैज्ञानिक था। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला जो प्रत्येक पेड़ पौधा वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं, सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे एक स्वान नामक वैज्ञानिक आया, इन्होंने भी बोला, ये कौन सा वैज्ञानिक था? तो ये प्राणी वैज्ञानिक था। तो इन्होंने भी बोला जो प्रत्येक प्राणियों का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है। तो दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का नामकरण दिया, यानी प्रतिपादन किया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आप लोगों को याद रखना, स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने किया था। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है बाबू? सो देखो ध्यान से। अगला ऑब्जेक्टिव बोल रहा है जो लॉन, क्या बोल रहा है? नॉन, नॉल। क्या बोल रहा है? नॉल। एम नॉल इसका पूरा नाम होता है, एम नॉल। क्या होता है? एम नॉल। और यहाँ पर रस्का लिखा हुआ है, इसका पूरा नाम होता है ई रस्का। क्या होता है? ई रस्का। तो एम नॉल एवं ई रस्का ने किस चीज का आविष्कार किया था? तो आप लोगों को बाबू याद होगा, एम नॉल और ई रस्का ने जो आविष्कार किया था वे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। कितना ईस्वी में? तो 1931 ईस्वी में। ये बात को याद रखोगे, कहीं कहीं पे 1932 दिया रहता है, तो इस बात को नहीं मानना है। 1931 ईस्वी में किया था। समझ में आ गया ना? और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया, तभी से हम लोग, उसी समय से हम लोग कोशिका के बारे में अच्छा से अध्ययन कर पाते हैं।
नहीं तो पहले साधारण माइक्रोस्कोप से कोशिका के बारे में पूरा अध्ययन संभव नहीं था, लेकिन जब से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया तो कोशिका के बारे में हम अच्छा से अध्ययन कर पाते हैं पूरा डिटेल से। अब देखो बाबू, तो कितना ईस्वी में, तो 1931 ईस्वी में एम लोन एवं ई रस्का ने किस चीज़ का आविष्कार किया था, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो देखो अगला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बोल रहा है जीव द्रव्य। अभी बताएं बाबू, इसके आंसर देना पड़ेगा, समझ में आ गया ना। लिखा हुआ है जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है, तो किसका, कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया का। नहीं भाई, ये तो नहीं होगा। तो बताओ केंद्रक एवं केंद्रिका का। नहीं भाई। तो ये बताओ केंद्रक एवं अंतःप्रदवी जालिका का। नहीं भाई। तो किसका, तो कोशिका द्रव्य और एवं केंद्रक से क्या बनता है, तो बोलेंगे क्या बनता है, जीव द्रव्य बनता है। इस बात को क्या रखोगे, याद रखोगे। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। आप लोग पेशेंस बना के और शांति से मेरे वीडियो को देखते रहना है, छोड़ना नहीं है भाई। अब देखो ध्यान से बोल रहा है बाबू, एनर्जी में रहो। कोशिका झिल्ली बनी होती है, क्या बोल रहा है, कोशिका झिल्ली बनी होती है। ये जो कोशिका झिल्ली होता है जंतु कोशिका का सबसे ऊपरी परत, तो कोशिका झिल्ली बनी होती है। तो आप लोगों को हम बताएं जो कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, तो लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की बनी होती है कोशिका झिल्ली। तो इस बात को क्या रखोगे, याद रखोगे। जो कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, तो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। देखो बाबू, आप बोल रहा है पौधों, क्या बोल रहा है, पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। कौन करता है, तो आप लोगों को याद रखना सेल्यूलोज करता है। कौन करता है, सेल्यूलोज करता है। जैसे हम लोग जो भोजन करते हैं तो ये क्या होता है, जो हम लोगों को शरीर में जाके इकट्ठा होता रहता है, वही टूटता है तो हमें ऊर्जा मिलता है। तो उसी प्रकार बोल रहा है पौधों की कोशिकाओं की संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान कौन करता है, तो सेल्यूलोज करता है। याद रखना बाबू। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या बोल रहा है। तो अगला ऑब्जेक्टिव बोल रहा है यहाँ पे जो झिल्ली युक्त कोशिका अंग, क्या बोल रहा है, झिल्ली युक्त। झिल्ली युक्त का मतलब जिसमें झिल्ली पाया जाता है, जिसमें झिल्ली रहता है। तो झिल्ली युक्त कोशिका अंग पाए जाते हैं, तो किसमें पाया जाता है, तो आप लोगों को याद रखना ये यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। लेकिन आप लोगों को हम बताए थे प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार छोटा होता है, लगभग 1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर का होता है, लेकिन यही यूकेरियोटिक कोशिका का आकार 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक का होता है। और यूकेरियोटिक कोशिका जो होता है पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। ये सब बात आप लोगों को हम बता दिए हैं। चलो अब अगला देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है। तो देखो अगला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बोल रहा है किसी प्रकार की, क्या बोल रहा है, किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। किसमें किसी भी प्रकार का झिल्ली नहीं पाया जाता है, तो याद रखना वायरस में किसी भी प्रकार का झिल्ली नहीं पाया जाता है। वायरस बाहर में लगता है जो कैसा है, और कोशिका के अंदर में जाता है तो उससे ही झगड़ा कर लेता है, लड़ाई करने लगता है। समझ में आ गया ना, और कोशिका को ही नष्ट करने लगता है। तो मेने चीज को ये नष्ट करने वाला काम कौन करता है, वायरस करता है। इस बात को याद रखना है। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो अगला ऑब्जेक्टिव बोला अंतःप्रदवी जालिका, क्या बोल रहा है, अंतःप्रदवी जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं। क्या रहते हैं, बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित, तो आप लोगों को याद रखना इसमें रहता है राइबोसोम उपस्थित रहता है। कौन रहता है अवस्थित, राइबोसोम। और अंतःप्रदवी जालिका आप लोगों को बता दिए हैं 2 प्रकार का होता है, चिकनी और खुरदरे। खुरदरे में राइबोसोम रहेगा, चिकनी में अनुपस्थित रहेगा। ये भी बात क्या रखना है, याद रखना। अब देखो वसा एवं कोलेस्ट्रोल संश्लेषण में भाग लेती है। कौन लेता है, तो आप लोगों को याद रखना वसा एवं कोलेस्ट्रोल संश्लेषण में कौन भाग लेता है, तो चिकनी अंतःप्रदवी जालिका भाग लेता है। इस बात को क्या रखोगे, याद रखोगे। चलो अब देखो बाबू अगला ऑब्जेक्टिव बोल रहा है यहाँ पे जो राइबोसोम बना होता है। राइबोसोम किसका बना होता है, तो आप लोगों को याद रखना आरएनए एवं प्रोटीन से बने होते हैं। तो डीएनए का फुल फॉर्म बता दिए थे, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म वही हो जाता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये भी बात क्या रखोगे, याद रखोगे। अब चलो बाबू अगला देखते हैं क्या बोलना है। 30 नंबर ऑब्जेक्टिव बोलना है गोल्जी उपकरण। क्या बोल रहा है, गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। किसमें नहीं पाया जाता है,
तो प्रोकैरियोट में भी नहीं पाया जाता है, लाल रुधिर कणिकाओं में भी नहीं पाया जाता है, नील हरित शैवाल में भी नहीं पाया जाता है। तो भाई इनमें से तो सभी में नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी में नहीं पाया जाता है। इस बात को क्या रखोगे, याद रखोगे। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। लगता है बहुत लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन आप लोगों को क्या देना है, ध्यान देना है। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखो अगला ऑब्जेक्टिव बोल रहा है समानांतर नालिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना है, कौन सा है? तो आप लोगों को याद रखना ये कौन सा है, तो आप लोगों को याद रखना ये है। आप लोगों को क्या हो जाएगा बाबू बताओ तो थोड़ा। समानांतर नालिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना कौन सा है, तो आप लोगों को याद रखना ये कौन सा हो जाएगा। अच्छा बाबू इसका हम थोड़ा भूलते हैं, आप लोग थोड़ा देख लेना। वैसे हमें पता जो है जो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक ना, लेकिन आप लोग एक बार देख लोगे इसको। चलो आप लोग कमेंट में भी बता देना इसके आंसर अगर हम गलती बताए होंगे तब। आप देखो ध्यान से बाबू, यहाँ पे बोल रहा है जो निम्नलिखित, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन ईआर कहे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रदवी जालिका, जो दो प्रकार के होते हैं, संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है। तो कौन भेजता है, तो बताओ आप लोग, तो याद रखना कौन भेजता है, तो गोल्जी उपकरण। कौन भेजता है, गोल्जी उपकरण। इस बात को याद रखना है आप लोगों को। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या बोल रहा है। सो देखो बाबू, बोल रहा है लाइसोसोम को सर्वप्रथम, देखो ये अभी पढ़ाया है, लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था, तो किसने देखा, तो क्रिश्चियन डी डवे ने। इस बात को याद रखना है। चलो आप थोड़ा फास्ट चलते हैं। देखो अगला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है बाबू, बोल रहा है जीवाणु एवं वायरस, क्या बोल रहा है, जीवाणु एवं वायरस, जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाले कोशिका अंग है। तो आप लोगों को याद रखना जीवाणु एवं वायरस से जो रक्षा करने वाले कोशिका अंग है उसे हम कहते हैं लाइसोसोम। क्या कहते हैं, लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है। इस बात को भी याद रखोगे, अगला वाला ऑब्जेक्टिव में बता ही दिए हैं, तो ये भी बात याद रखना है। चलो अब अगला देखते हैं बाबू, जो क्या बोल रहा है। सो देखो बोल रहा है क्रिस्टी, क्या बोल रहा है, क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है, तो आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है, क्रिस्टी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊर्जागृह। ऊर्जागृह कहे तो ऊर्जागृह का मतलब क्या हो गया, तो ऊर्जागृह का मतलब हो गया ऊर्जा का घर। किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलो ये भी बात याद रखोगे। अब अगला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, सो देखो बोल रहा है शोषण, क्या बोल रहा है, शोषण से संबंधित एंजाइम्स मौजूद रहते हैं। किसमें एंजाइम्स मौजूद रहते हैं, किससे संबंधित, तो शोषण से संबंधित एंजाइम्स मौजूद रहते हैं। तो किसमें रहते हैं मौजूद, तो आप लोगों को ये भी बात याद रखना है, जो शोषण से संबंधित जो एंजाइम्स मौजूद रहता है वे कहाँ पे रहता है, तो वे रहता है गोल्जी उपकरण में। किसमें रहता है, गोल्जी उपकरण में रहता है। नहीं सॉरी माफ करना, ये रहता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या बोल रहा है। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है रंगहीन एवं श्वेत पलिस्टेड। क्या लिखा हुआ है, रंगहीन एवं श्वेत पलिस्टेड को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आप लोगों को याद रखना रंगीन एवं श्वेत पलिस्टेड को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। चलो अब अगला देखते हैं ऑब्जेक्टिव, जो क्या बोल रहा है। सो देखो बोल रहा है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग जानते हो क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में, जो पौधों को पत्तियां में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। तो यहाँ लिखा है क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो आप लोगों को याद रखना उसको कहा जाता है एस्ट्रोमा। क्या कहा जाता है, एस्ट्रोमा। एस्ट्रोमा का हिंदी क्या होता है, तो रंध्र होता है। क्या होता है, रंध्र होता है। ये बात को याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्टोमा। अब देखो ध्यान से अगला ऑब्जेक्टिव देखो बाबू, बोल रहा है थाइलाक्वाइड्स। क्या लिखा हुआ है, थाइलाक्वाइड्स समूह को कहा जाता है। थाइलाक्वाइड्स समूह को क्या कहा जाता है, तो याद रखना ग्राना कहा जाता है, या कहीं कहीं पे ग्रेना भी लिखा रहता है। तो इस बात को भी याद रखना है आप लोगों को। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या बोल रहा है। समाप्ति ही होने वाला है बाबू, थोड़ा देर पेशेंस बना के
इंतजार करो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पलिस्टीड, पलिस्टीड एवं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानताएं हैं। तो आप लोगों को याद रखना जो पलिस्टीड एवं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानताएं हैं, तो भाई साहब डीएनए की उपस्थिति तो ये तो दोनों में होता है, पलिस्टीड और माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम की उपस्थिति ये भी तो होता है भाई। दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना ये भी तो होता है, हम सब तो थ्योरी में आप लोगों को बता दिया। तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो अब अगला देखते हैं, बस 5 गो ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, ये 41 नंबर है। बोल रहा है कोशिका के रसधानियों को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को कहते हैं। बोल रहे हैं कोशिका में जो रसधानी होता है उसके चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं। तो आप लोगों को याद रखना टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। चलो अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखो बाबू यहाँ पे बोल रहा है तारक रश्मियां, क्या बोल रहा है, तारक। देखो तारक काय कोशिका जो होता है वे किस में पाया जाता है, जंतु कोशिका में ही तारक काय पाया जाएगा, लेकिन पादप कोशिका में तारक काय नहीं पाया जाता है, ये भी बात याद रखना। यहाँ बोल रहा है तारक रश्मियां किस कोशिका अंग से संबंधित हैं। तो आप लोगों को याद रखना तारक का ही इंग्लिश नाम होता है सेंट्रोसोम, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, सेंट्रोसोम से। चलो बाबू अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, बस हो गया, समाप्ति होने वाला है, बस 2-3 ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे बोल रहा है केंद्रक द्रव्य, क्या लिखा हुआ है, केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो आप लोगों को याद रखना ये होता है केंद्रक में छिद्र पाया जाता है। जैसे मान लो ये कोशिका झिल्ली हो गया, इसमें होता है केंद्रक, केंद्रक के अंदर का जितना भी तरल पदार्थ होता है इसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। तो यहाँ पे छिद्र पाया जाता है जिससे क्या होता है कोशिका द्रव्य में और केंद्रक में आदान प्रदान होता रहता है, जिससे कोशिका सुचारू रूप से काम भी करता रहता है। तो यहाँ पे इसी बात को बोल रहा है कि जो केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो केंद्रक में छिद्र होता है उसके द्वारा होता है आदान प्रदान, जिससे कोशिका सुरक्षित रहता है। आप देखो ध्यान से यहाँ पे बोल रहा है केंद्रक द्रव्य, क्या लिखा हुआ है, केंद्रक द्रव्य में पाई जाने वाली महीन धागों के जाल को क्या कहते हैं। तो देखो ध्यान से केंद्रक द्रव्य में पाए जाने वाले महीन धागों के जाल को क्या कहा जाता है, तो क्रोमेटिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रोमेटिड कहा जाता है। ये बात क्या रखोगे, याद रखोगे। अब चलो अगला देखो क्या बोल रहा है। तो अगला बोल रहा है यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक, क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले क्रोमेटिन पदार्थ को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है बाबू, तो इसको कहा जाता है केंद्रक काय। क्या कहा जाता है, केंद्रक काय। तो यहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो अगर आप लोग इतना ऑब्जेक्टिव कर लेते हो तो आप लोगों को पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया चैप्टर 1 कोशिका का। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं तो कुछ तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाई एवं बहन सपोर्ट करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।